HDFC बैंक में लगातार हो रही गिरावट कहाँ जाके थमेगी? क्या इन स्तरों पे HDFC बैंक को खरीदना एक काफ़ी अच्छा डिसीजन हो सकता है लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए? HDFC बैंक के जो Q4 के रिजल्ट्स आए उसमें जो सबसे बड़ी चिंता या आप ये कह सकते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, चाहे वो एनालिस्ट हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, क्या है वो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है सबको और जो कई महीनों में इस बड़ी गिरावट का एक रीज़न भी हो सकती है। आज इस तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मितान मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं HDFC बैंक में हो रही गिरावट के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो HDFC बैंक है दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार गिरावट हो रही है, आप समझिए कि जो HDFC बैंक है इसने, अगर मैं आपसे बात करूं ऑन फैक्चुअल बेसिस, तो लगभग ये 9% टूटा है दोस्तों, जबकि सेंसेक्स का बेंचमार्क 3% टूटा है सिर्फ लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में। और ये काफ़ी बड़ी गिरावट है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। जो एक गिरावट है HDFC बैंक में, ये 9th स्ट्रेट सेशन में हो रही है। लगातार ये 9वीं बार है जब स्टॉक गिर रहा है, लेस और मोर, लेकिन गिरावट लगातार जारी है। तो भाई ऐसा क्या हो गया है Q4 के रिजल्ट में कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, इस गिरावट में जो Q4 के रिजल्ट आए हैं उसमें जो एक चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो दिख रहा है जहाँ पे कंपनी थोड़ी सी आप कह सकते हैं बैकफुट में दिखाई दे रही है। सबसे पहला वो है मार्जिन, ठीक है, नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन होता है उसमें कमी आना, ये एक कह सकते हैं आप थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये जो मार्जिन की कमी है, ये सेकंड जो एस्टीमेट लगाया गया था इनके Q4 के रिजल्ट को लेकर के, उसे चाहे वो पैट हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, उसमें और इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, दोनों में ही एक कमी दिखाई दी है दोस्तों। और जो ये है, ये एक्सपेक्टेशन भी जो एक्सपेक्टेड था बाजार को इसके रिजल्ट से, उससे इसने बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट दिखाए हैं और गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। अब और क्या है इसमें, देखिए HDFC बैंक के साथ जो मर्जर हो रहा है ना HDFC बैंक का, मुझे पर्सनली जो सबसे बड़ा रीज़न दिखता है इस गिरावट का, वो यही दिखता है। देखिए ये है तो बड़ी फैंसी चीज़ कि दोनों एकदम ज्वाइन हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा एक बेमत खड़ा हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, लेकिन इसके साथ और भी कई रिपरकशंस हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, इस मर्जर को बहुत सारे रेगुलेटरी नॉर्म से गुजरना पड़ेगा। एनालिस्ट का यही मानना है कि क्या रेगुलेटरी नॉर्म्स ही पूरे कर पाएंगे, खास करके क्या इंश्योरेंस बिजनेस जो होता है ये इसे मर्ज कर पाएगा। देखिए HDFC लाइफ का जो इंश्योरेंस है, वो भी HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो भी एक सब्सिडरी है, वो उसमें भी HDFC लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा बाजार स्केप्टिकल है और यही कारण है जब ये न्यूज़ आई। देखिए, और मैं हमेशा कहता हूँ, आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने बनाया था कि भाई HDFC बैंक HDFC लिमिटेड का मर्जर हो रहा है, उसमें मैंने कहा था ये जो अचानक से आई है ना तेज़ी 9% 10%, प्लीज़ कोई भी नई पोजीशन मत बनाइएगा। ये सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन है। अगर निचले स्तरों पे थे आपने 2100-2200 में, मैंने HDFC हमेशा बाइंग कही है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, चाहे वो HDFC बैंक 1300 के आसपास हो, इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू बाय अ लॉन्ग टर्म और स्टार्ट SIP मोड इन्वेस्टमेंट। लेकिन इतनी तेज़ी अचानक से आना, प्लीज़ कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि अगर निचले स्तरों से थे इतनी ऊपर लेवल्स में आ गए हैं, आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे उस वक्त। नई इन्वेस्टमेंट वो करने की जगह नहीं थी। हाँ, अब जो ये गिरावट हो चुकी है, अब बहुत अच्छे लेवल्स लग रहे हैं, अराउंड 1330 टू 1350, ये मुझे काफ़ी अच्छे लेवल्स लगते हैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की। आप मेरा वर्ड सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की। और करेंटली आज भी चल रहा है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा लेवल्स है, धीरे धीरे ऐसे एक्यूमुलेट करने का, इसमें लगातार अपनी पोजीशन बढ़ाते रहने का। लेकिन मैं फिर कहूँगा SIP मोड में या अभी एक इन्वेस्टमेंट करके हर 10 to 12% के आसपास गिरावट हो, अगर हो, वैसे HDFC बैंक में 10-12% गिरना बहुत बड़ी बात होती है, बट अगर ऐसा हो तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये लेवल दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और करेंटली 1330 से लेकर के 1310, और अगर आप 1290 भी देखेंगे तो ये जो रेंज है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी सपोर्ट है इस बैंक के लिए, ठीक। लेकिन मैं फिर कहूँगा लॉन्ग टर्म की ही यहाँ बातें हो रही हैं दोस्तों। करेंटली मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हाँ, आज या कल मैं इस बैंक में ज़रूर निवेश शायद कर सकता हूँ। ये डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूँ, ठीक। HDFC बैंक की क्या कुछ सब खराबियाँ ही थी? देखिए अच्छाइयाँ बहुत थी। मैं अगर आपको लिटरली बताऊं कि जिसका नेट इंटरेस्ट इनकम है, HDFC बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ा है 10% से, ठीक है, ₹2,18,872 करोड़, ठीक है। प्रोविजनिंग थी
वो 29% कम हुई दोस्तों ईयर ऑन ईयर में एगो में। ठीक है, अब आप बताओ नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये कमी हुई है। और जो ये तमाम प्रकार की गिरावटें हो रही हैं ये और कुछ नहीं दोस्तों, नीज जो ये तेज़ी आई थी ना 10% की, उसके बाद से ही एक बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। और जो एक पूरे सेक्टर में दबाव देखने का आपको मिलेगा वो सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन का। आरबीआई द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ाने के बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है उन पर। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकल के आई है वो 2014 शायद, हाँ 2014 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी निकल के आ रही है। और ये प्रेशर बना रही है कि आने वाले समय में जो मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। तो एक पैन प्रेशर आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन एचडीएफसी बैंक में जो एक गिरावट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है पूरी स्तरों पे, मुझे लग रहा है अगर आप एक लॉन्ग टर्म में निवेशक हैं एचडीएफसी बैंक करंट लेवल्स में आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। और यदि आप ब्रोकरेज हाउसेस एनालिस्ट के रिपोर्ट देखेंगे वो आपको कंसर्न दिखेंगे इस मैटर में कि हाँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुआ है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी वो उतनी फुलफिल नहीं हुई है, लेकिन और कहीं ने टारगेट्स थोड़े बहुत कम किए होंगे, लेकिन रेटिंग सभी की बाई है अभी भी। इसीलिए एचडीएफसी बैंक में फॉर अ लॉन्गर टर्म आई एम प्रेटी मच बुलिश राइट नाउ। लेकिन मैं फिर कहूँगा अभी थोड़े से और निगेटिविटी आ सकती है। मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम पूरी अर्थव्यवस्था के सामने खड़ा हुआ है दोस्तों। तो थोड़ी बहुत करेक्शन और हो सकती है, लेकिन हाँ इन स्तरों पे मुझे बहुत कंफर्ट दिखता है एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने का इन एचडीएफसी बैंक, क्योंकि दोस्तों इसके पास ना बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके एनपीए का। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके सामने, इस जो ये कंपनी है जो इसने अपने जो आप कह सकते हैं जो प्रोविजनिंग है एनपीए उसे काफ़ी हद तक कम किया है। चाहे नेट एनपीए हो, ईयर ऑन ईयर हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हो, अगर आप नेट एनपीए देखेंगे वो 0.32% पे आ गया दोस्तों, विच इज़ फिनोमिनल। और ये बाकी अदर बैंक से इसको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। तो जो पॉजिटिविटी है वो अभी भी बैंक में है। और देखिए ये एक बेमथ है, इतनी बड़ी बैलेंस शीट है इसके पास, उसके बावजूद ये 10% की अगर ग्रोथ दिखा रहा है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है ये स्टॉक दोस्तों। ठीक है, हाँ जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे वो 20 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर और 10 बेसिस पॉइंट क्वार्टर क्वार्टर कम हुई है, लेकिन विच इज़ नॉट अ प्रेटी मच कंसर्न फॉर मी। और जो नेगेटिविटी है वो भी प्राइस जो शेयर के प्राइस है उसमें प्राइस इन हो चुकी है। हाँ अब यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना बनता है दोस्तों। लेकिन देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, आप थोड़ा देखें कि क्या आपके जो कह सकते हैं रिस्क प्रोफाइल में ये फिट बैठता है या नहीं, उसके बाद ही कोई निवेश करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहिए, इस चीज़ का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।